100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में कथित तौर पर एक हिंदूवादी सरकार चल रही है। 10 साल से नैरेटिव यही बेचा जा रहा है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में हैं। और हालत यह है, सच्चाई यह है कि डर के मारे घर छोड़कर भाग कौन रहा है? हिंदू। ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमानों की भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि हिंदू परिवार डर के मारे घर छोड़कर जान बचाकर भाग रहे। वक्फ कानून के खिलाफ शनिवार को जो हिंसा भड़की, उसमें हिंदू परिवार के पिता पुत्र को घर में घुसकर उनकी जान ले ली गई। हिंदू परिवार को टारगेट कर निशाना बनाया गया और इस हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। बंगाल से हिंदू परिवारों के पलायन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद फिर से लोगों के जहन में वो 90 के दशक की कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीरें ताजा हो गई। कश्मीर में भी अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों को इसी तरह से कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागने वाले हिंदू परिवारों ने टाइम्स नाउ भारत को जो बताया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पीड़ित हिंदू परिवार बता रहे हैं कि उन्हें पानी में जहर देकर मारने की साजिश की गई थी। ये खुद वहां के लोग बता रहे हैं। हिंदुओं के घर और दुकानों को आग लगा दिया गया। पति को छोड़ने के बदले इज्जत लूटने जैसी धमकियां दी गई। गले पर हंसिया रखकर धमकाया गया। घंटों हिंसा होती रही, पुलिस इन लोगों को बचाने नहीं आई। ये वहां के लोग, हिंदू खुद पीड़ित बता रहे हैं। सोचिए, वक्फ कानून के विरोध में यह भयानक हिंसा उस जिले में हुई जो बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां 8 अप्रैल और 11 अप्रैल दो बार हिंसा भड़की, पुलिस पर हमला हुआ। लेकिन पहले से वार्निंग मिलने के बाद भी बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद में हिंसा के तांडव को रोक नहीं पाई। और इसीलिए उस पर आरोप लग रहा है कि बंगाल पुलिस हिंसा रोक क्यों नहीं पाई या जानबूझकर हिंसा होने दी गई। जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंसा होने दी, ये बीजेपी कह रही है। इस हिंसा पर टीएमसी नेताओं के जो बयान आए, वो बाप रे बाप, सुनिएगा तो शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसी देश में फिलिस्तीन तक के मुसलमान के लिए छाती पीटने वाले नेता आज बंगाल के हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं निकल रहा मुंह से उनके। आज आपको दिखाऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिससे मुसलमानों के कथित रहनुमाओं को आग लग गई। बाबा बागेश्वर क्या बोल रहे हैं हिंदुओं के लिए, बंगाल कैसे सुलग रहा है, हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, और ओवैसी से लेकर मदनी तक क्या क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राहुल से लेकर अखिलेश तक को कैसे सांप सूंघ गया है, और क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या राष्ट्रपति शासन लगने के कोई चांस है। लेकिन पहले बंगाल हिंसा पर मचे बवाल की एक झलक देखिए। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। पहले का मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो चुटिया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है, उसके बगल में ही उसको लूटो। हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, सब ठीक है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। हम लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान लेके चले कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलाओ, मरो, जान की आहुति देना। लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून का विरोध करने वाले नेता पिछले कुछ दिनों से यही दावा कर रहे थे कि मुसलमानों के बाद हिंदुओं का नंबर आएगा, सिखों का नंबर आएगा, ईसाइयों का नंबर आएगा। लेकिन बॉस, बंगाल में तो वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंदुओं को ही टारगेट किया गया और अब सबके होंठ सिले हुए हैं, आवाज नहीं निकल रही।
आज आपको बंगाल में हुई हिंसा की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि हिंदुओं के साथ बंगाल में हो क्या रहा है। वो गवाहियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। हिंदू महिलाओं को दुष्कर्म की धमकी दी गई, बच्चों तक पर हमला हुआ, पानी में जहर मिलाने का आरोप लग रहा है जिससे लोग पानी पीकर मर जाएं। हिंदुओं ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूछिए मत बॉस। और ये बातें टाइम्स नाउ न भारत ऐसे माहौल के बीच भी वहां ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए आप तक ला पा रहा है। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल को एपी सेंटर बना दिया गया, भड़काऊ बयानों का रेला लगा दिया इन लोगों ने। और ममता बनर्जी खामोश। ममता बनर्जी के मंत्री और नेता लोगों को एक तरीके से भड़का रहे हैं, जिसे देखो वो वक्फ के नाम पर कभी मोदी तो कभी सरकार को धमकी दे रहा है, और अब तो सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। पहले का मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ किया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है उसके बगल में ही, तो उसको लूटो। हिंदू होके पाप किए हैं या रहने नहीं देगा, बास करने नहीं देगा ये देश में, बताइए। छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहा है जे कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। हिंदू के लिए सेफ नहीं है अभी, ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। आदमी गिना नहीं जाएगा सर, इतना आदमी था गिना नहीं जाएगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसमें जानबूझकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हालत बेहद खराब है। बंगाल में हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें वो पिता पुत्र भी हैं जो अपने घर में हिंसक भीड़ को घुसने से रोक रहे थे, लेकिन हमलावरों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और पिता पुत्र की हत्या कर दी। हमारी टीम ने हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के घर जाकर जो कुछ महसूस किया, आप देखिए एक बार क्या हालत है वहां पर। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं, और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे, और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके, लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे, और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए, और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। कोई बताए ना बॉस, इस घर में बैठकर क्या वक्फ संशोधन कानून लिखा गया था जो घर को तोड़ रहे हो? वो पिता और पुत्र ने क्या वक्फ कानून पास कराया था क्या जो उनको मार रहे हो? हिंदुओं के घर तोड़कर हिंदुओं पर हमला करके वक्फ कानून क्या हट जाएगा? क्या मैसेजिंग है ये? वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय का गुस्से की बात तो एक बार भी कोई समझ सकता है कि चलो भाई आपको बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन उस गुस्से के चक्कर में हिंदू परिवार को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? क्या यह हिंसा मोदी शाह को मैसेज है कि बंगाल में वक्फ कानून थोपा तो हिंदू नहीं बचेंगे? क्या और करना चाह रहे हो आप? इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान गांव में हिंदू परिवारों को जमकर निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में हमलावरों ने भाई साहब कुछ नहीं देखा, इससे तोड़फोड़ की है। घरों पर बम से हमला किया गया, आग लगाई गई और जो कुछ मिला उसे लूट के चले गए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान गांव में कई लोग पलायन कर चुके हैं। भाई लोग ताला लगा चले गए, कौन रहेगा वहां पे? उनको गारंटी नहीं है भाई कब भीड़ आएगी, कब मार मुर के चली जाएगी। वो क्या करेंगे भाई? ताला लगाया, छोड़ के चले गए। आप देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए नवभारत की। दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी,
चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। आप देखिए ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है। चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी सहयोगी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है कि हर जगह ताला ही ताला दिख रहा है। कोई अपना घर छोड़ के ऐसे ही तो नहीं चला जाता। सोचिए कितना अनसेफ फील हो रहा होगा उनको, कितना डर लग रहा होगा कि बाप रे बाप बचेंगे नहीं, चलो यार निकलो यहां से। यह है बंगाल का हाल। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत सामान हाथ लगा उसे उठाया और सुरक्षित जगहों की तरफ चल दी। आप तस्वीरें देखिए, नाव के सहारे लोग नदी पार करके पड़ोसी जिले मालदा जा रहे हैं। तस्वीरें हिंसा के ठीक बाद की बताई जा रही हैं जिसे बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। मुर्शिदाबाद से पलायन करने के बाद हिंदू परिवार मालदा पहुंचे हैं जहां एक स्कूल को राहत शिविर में बदल दिया गया। राहत शिविर में ये सभी हिंदू रहने को मजबूर हैं। वापस अपने घर कब जा पाएंगे कुछ पता नहीं। राहत शिविर में महिलाओं ने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने उनकी इज्जत के बदले परिवार के लोगों की जान बख्शने की शर्त रखी कि अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी इज्जत लूटने दो। धमकी दी गई कि अगर पति और बच्चों को बचाना चाहते हो तो वो करो जो हम कह रहे हैं। यह सब हुआ है बंगाल में, लोग खुद कह रहे हैं। और यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन इस पर किसी का खून नहीं खौलेगा। बंगाल की हिंसा पर इंडी गठबंधन खामोश है। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए छाती पीट देने वाले नेताओं के एक ट्वीट नहीं दिखेंगे आपको इस पर अपनी छाती पीटते हुए। किसी को भी इन महिलाओं का दर्द ना तो सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बंगाल के हिंदुओं के दर्द की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। मालदा में किस हालत में पलायन करने वाले हिंदू परिवार रह रहे हैं, जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कम से कम 120 से ज्यादा हिंदू परिवार ऐसे हैं और कई सैकड़ों की संख्या में उनके सदस्य जो है वो मुर्शिदाबाद के धुलियान के अलावा इसी तरीके से पलायन करते हुए अब मालदा जिले में आ पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इफेक्टेड एरिया में रह रहे थे और हिंसा भड़की थी, अपनी जान बचाने के लिए आप देखिए महज कुछ कपड़े लेकर जो है वो इसी मालदा जिले में पहुंचे। समझ में नहीं क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे यार, क्या खाएंगे। परिस्थिति है, घर बारी नहीं है, खाना पीना के समस्या है, जल टल सब भांग दिया। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे। आप देखिए कि मुर्शिदाबाद से अब तक 120 से ज्यादा हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। करीब 500 हिंदू हिंसा के बाद पलायन कर चुके हैं कहा जा रहा है। सभी हिंदू मालदा के राहत कैंप में रहने को मजबूर। दावा है कि 200 हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। हिंदुओं के घरों पर बम से हमला करने का भी आरोप लग रहा है। गांव के तालाब में जहर मिलाने का भी आरोप लगा है। स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद के लोगों को अब ममता सरकार और पुलिस पर भरोसा ही नहीं रह गया ढेले भर का। लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। सोचिए बंगाल का हिंदू कितना डरा हुआ है कि भैया कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो ताकि हमारी जिंदगी बच जाए। सुनिए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। हम लोग यहाँ रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। टैंकी जल 20
आज के दिए छे वही जो नेता मुसलमानों को खरोंच तक लगने पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, सड़कें घेर के प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, वो हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के पलायन पर खामोशी साधे हुए। ओवैसी से जब बंगाल हिंसा के बारे में पूछा गया तो कहने लगे कि वो बंगाल सरकार के प्रवक्ता नहीं है, ऐसे तो छाती पीट लेते हैं, एक और मस्जिद शहीद नहीं होने दूंगा, और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल सरकार के प्रवक्ता नहीं है। एक बार ओवैसी को सुनिए, फिर बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं पर क्या कहा है वो सुनाता हूं। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। हिंदू घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गया, कह रहे हैं हम निंदा करते हैं। तो बॉस, ये निंदा सबके लिए कीजिए, बाकी जगह जो है वो 15 मिनट पुलिस हटा लेने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। फिर सबके लिए तराजू बराबर रखिए। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर पूरा इकोसिस्टम सन्न हो गया है, सुन्न पड़ गया है। इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि जो भीड़ हमला कर रही थी वो इनका वोट बैंक है, मुसलमान है वो। अगर वो गलत कर रहा है तो गलत नहीं बोल सकते हो आप, लेकिन हिंदुओं के हक की आवाज उठाने वाले बागेश्वर बाबा मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन पर भड़के हुए हैं। बागेश्वर बाबा ने चिंता जताई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरे राज्यों से भी हिंदुओं को भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुनिए एक बार। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है वो सीधे सीधे सीएए और एनआरसी के खिलाफ वाले प्रोटेस्ट जैसा ही दिख रहा है। सीए एनआरसी के खिलाफ भी जमकर छाती पीटी गई थी, कहा गया था कि मुसलमानों के हाथ के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक वैसे ही वक्फ बिल के खिलाफ भड़काया जा रहा है, वक्फ कानून के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान और मस्जिदें ले ली जाएंगी, जबकि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि वक्फ कानून से मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ना। कागज दिखाओ, बताओ कि हां भाई हमने वक्फ किया है, कुछ नहीं होगा। वक्फ के नाम पर हो रही लूट बंद होगी, यह जरूर होगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर वक्फ संपत्ति का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमानों के बच्चे पंचर नहीं बना रहे होते। सुनिए एक बार। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। देश के प्रधानमंत्री की बात पर प्रदर्शनकारियों को भरोसा नहीं है, बल्कि उन लोगों के बहकावे में आ रहे हैं जिन्होंने सालों से मुसलमानों को डराकर अपनी पॉलिटिक्स की। अब तो यह हाल है कि बंगाल का हिंदू खुल के कह रहा है कि वो सुरक्षित नहीं, उसे राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं, और इसलिए लगातार पलायन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन की लाइव तस्वीर देखिए। हमारी टीम हिंसा की कवरेज के लिए शमशेरगंज इलाके में गई थी, जो मुर्शिदाबाद में ही आता है। यहां हमारी टीम लोगों से हिंसा के बारे में बात कर रही थी, और इस दौरान हिंदू परिवार पलायन कर रहे थे। किसी के हाथ में झोला था, किसी के हाथ में थैला था, बस किसी तरह से इलाके से निकल जाना चाहते थे दिन रहते रहते। सुनिए पलायन करने वाले लोगों ने क्या बताया। तो यहाँ से कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं, और जो नहीं गए हैं तो वो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जाने की। और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो खुद यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अपने ही देखिए, हम आपको तस्वीर में देखिए सामान लेकर जो है, आप देखिए दादा
दादा क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? हिंदू लोग पहला से देखें, बोलो ना को उन्होंने भाई नहीं बोलो ना, जाना पड़ रहा है। बोलो सत्य कथा बोलो। देखिए आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आप तो थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। घर में सभी घर में आपके घर पे लूट भी हुई है। देखिए आप देखिए किस ये है हिंदू परिवारों की स्थिति। ये महिला जो है वो रो रही है और उनके परिवार के सदस्य के साथ वो पलायन करने को जो है मजबूर हुई है। आप सोच रहे हैं बॉस की क्या तस्वीर है वहां की? आप मेट्रो शहरों में अपने घरों में सोफे पे बैठे हैं, आपको नहीं पता चल रहा बॉस कि इन लोगों का दर्द क्या है कि कोई अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाए कि बाप रे बाप जिंदा नहीं बचेंगे। और इसलिए हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं कि क्यों इस देश में एक बड़े वर्ग को समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स के नाम पर क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, काटा गया, भगाया गया, तब भी इस देश में उस वक्त के सेंसस के हिसाब से 70 करोड़ हिंदू थे बॉस। 70 करोड़ हिंदुओं के तब के देश में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को लतिया के भगा दिया गया। और आज की डेट में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का देश है, लेकिन एक जगह से हिंदू जो है बैग उठा के जा रहा है कि मर ना जाऊं मैं, और किसी को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता, नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि उनको पता है कि यह देश 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नहीं है। उस 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं में कोई भूमियार है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कायस्थ है, कोई दलित है, वो हिंदू है ही नहीं। उनको बांट के, उनको अलग अलग छांट के हम वोट ले लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे बच्चे से नहीं होगा बॉस। 100 करोड़ हैं आप या 70 करोड़ हैं, आपकी हालत ये इसलिए है क्योंकि आप एक नहीं है, आपकी पहचान हिंदू की नहीं है। और ये बात इस देश में लोगों को समझ ही नहीं आ रही। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टारगेट हो रहे हैं वो धर्म देख के टारगेट हो रहे हैं। ऐसे ही रैंडम हो रहा होता तो आदमी कुछ नहीं बोल रहा होता। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से टीएमसी के विधायक हैं अमीरुल इस्लाम। पूरा मुर्शिदाबाद ही टीएमसी का गढ़ है। और यहां के शमशेरगंज में जब स्थानीय विधायक अमीरुल इस्लाम पहुंचे तो लोग भड़क उठे। विधायक पर आरोप लगाने लगे कि इन्हीं के इशारे पर सारी हिंसा हुई है। वहां जो हंगामा हुआ वो न भारत के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। देखिए क्या कह रहे थे लोग। किस तरह से यहाँ पर जो गुस्सा है, यही किया है अमीरुल इस्लाम, यही किया है, यही बैठ के किया है सब कुछ, यही बैठ के सब किया है अमीरुल इस्लाम, सब कुछ किया है यही। देखिए किस तरह से लोगों को गुस्सा है। गाड़ी में धक्का देकर चला गया, धक्का देकर चला गया, मेरे को धक्का देकर चला गया, हम मर जाते अभी गाड़ी में चला। देखिए यहाँ पर एमएलए की तरफ से जो है कोशिश की गई थी यहाँ पर रोकने की, लेकिन जो है यहाँ पर आप देखिए गुस्साई भीड़ ने जो है उनको घेर लिया था। कुल मिलाकर पूरे मुर्शिदाबाद में हिंसा के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि वहां क्या हुआ है, कैसे हिंदुओं के परिवारों को निशाना बनाया गया, किस तरह से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और बॉस जब घरों पर बम से हमले के आरोप लगे, घरों को आग के हवाले कर दिया जाए, घर में सिवाय राख के कुछ नहीं बचेगा, तो लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खुद राख बन जाने का इंतजार करेंगे क्या? शायद हमलावरों का मकसद यही रहा होगा, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही। देखिए कैसे घरों को लूटने के बाद आग लगाई गई, जरा उस पर एक रिपोर्ट देखिए। कुछ घर ऐसे हैं जिन पर ताले नहीं हैं, और वो इसलिए क्योंकि ताले लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस घर में कुछ बचा ही नहीं है कि अब इस घर पर ताला लगाया जाए। आप देखिए इस अलमारी के जो है निशान आपको साफ जाहिर करेंगे कि किस तरह से लॉकर को तोड़ा गया। यहाँ पर जो सोना, ज्वेलरी, जो कुछ उनको मिला, जो यहाँ पर सब कुछ उनका लूट लिया गया। जितना भी सामान यहाँ पर था वो लूटने के बाद इन्होंने आगजनी की। जो परिजन है वो कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि ये खिड़की से कई ऐसे बॉम्ब हैं, देसी बॉम्ब को जो है चार्ज किया गया
इसलिए ये पूरा कमरा जो है जलकर खाक हो गया है। लगभग हिंदू परिवार यहाँ से दूर जा चुके हैं, घर पर ताले लगे हैं और जो बचे कुछ लोग हैं वो देखिए अपना पूरा का पूरा सामान लेकर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जिस पैटर्न पर हिंसा और आगजनी की गई, क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि अभी तक की जांच में जो पता चला है वो हैरान करने वाला है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में पीएफआई का नाम भी आ रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा सोची समझी साजिश थी कहा जा रहा है। प्लानिंग के तहत पुलिस को रोकने की रणनीति बनी थी। हाईवे पर पुलिस को 2 जगहों पर रोका गया जिससे पुलिस गांव तक पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा की गई। एसडीपीआई पर अफवाह फैलाने का आरोप है। घर घर जाकर वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का आरोप है। अफवाह फैलाई गई कि केंद्र सरकार मुसलमानों की संपत्ति छीन लेगी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्लानिंग के तहत हिंसा की गई थी। पुलिस को हाईवे पर फंसा दिया गया और अंदर गांव में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा था। जरा इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। ये इलाका जो है वो एंट्री पॉइंट है। जिस गांव में हमले हुए हैं, जिस गांव में लगातार जो है आगजनी हुई और यही सोचे हुए पुलिस अंदर दाखिल हो ही नहीं पाई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये हिंसा सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं है, लेकिन अंदर जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इसे जो है अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक समुदाय को अपने निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को जो है आग के हवाले किया जा रहा है। बंगाल में वक्फ बिल जो अब कानून बन चुका है उसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला रुक नहीं रहा। ममता बनर्जी सरकार के ढुलमुल रवैये से प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी बंगाल में कई जगह हिंसक प्रदर्शन किए गए। दक्षिणी 24 परगना में हिंसक प्रदर्शन होने की खबर है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ी में आईएसएफ ने आग लगा दी। पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई है कहा जा रहा है और यह आज की घटना बता रहा हूं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, वहां पर जो आगजनी हुई उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी बंगाल में लगातार इस तरह का प्रदर्शन भड़कता जा रहा है। दरअसल वक्फ बिल के खिलाफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर निकल आए थे। ये लोग भड़काऊ अंदाज में वक्फ बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। सड़क को ब्लॉक करके काफी देर तक नारेबाजी प्रदर्शन चला। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता सियालदा जाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से भी इनकी झड़प हुई। जब बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ाकर वहां से खदेड़ दिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है और उसके बाद भी जो बयान आ रहे हैं टीएमसी नेताओं के वो और ज्यादा शर्मनाक है, जो हिंदू परिवारों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसे। सत्ताधारी टीएमसी नेताओं से यह उम्मीद थी कि वो इस हिंसा पर अपनी नाकामी स्वीकार करेंगे, जान बचाकर भागे हिंदू परिवारों को वापस लाने का भरोसा देंगे। लेकिन आप टीएमसी के नेताओं को सुनेंगे तो वो तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंसा और भड़क जाए। टीएमसी के सांसद बापी हल्दर ने कहा कि कोई वक्फ संपत्ति की तरफ नजर उठाकर देखेगा तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि सब ठीक है, बंगाल से बंगाल के अंदर ही पलायन हो रहा है। बाप रे बाप, आप सुन रहे हैं? मतलब लोग अपना घर छोड़ के गए तो क्या हुआ, बंगाल के अंदर ही ना गए हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पलायन से। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान कह रहे हैं कि वक्फ कानून अगर वापस नहीं लिया तो मोदी जी पूरा भारत बंद हो जाएगा। आप टीएमसी के नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी सुनिए। लेकिन हम लोग बोले आफ्टर ऑल ये बिल अगर विड्रॉ नहीं किया मोदी जी तो संपूर्ण भारत बंद हो जाएगा, उसको किसान बिल का ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। आप सोचिए बॉस, बंगाल के मंत्री कैसी भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर ही तो पलायन हो रहा है, इसके लिए हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है इनके लिए। सवाल पूछने पर गुजरात दंगों की बात कर रहे हैं। और तो और टीएमसी के मंत्री यहां सीधे सीधे देश के संघीय ढांचे को चैलेंज कर रहे हैं, संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बंगाल में परिस्थिति नहीं है कि वक्फ कानून लागू हो जाए। ऐसी भाषा बोलने या दंगाइयों का ऐसी हिंसा करने का दम कहां से आ रहा है, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। खुद सीएम ममता डंके की चोट पर कह चुकी हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब जब मुख्यमंत्री बोल रही हैं तो मंत्री बोलेंगे। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय दर्द में है, वो आहत है, उनका दिल दुखा है। अब जब मुस्लिम भीड़ की हिंसा को ममता बनर्जी उनका दर्द बताकर एक तरीके से जस्टिफाई करेंगी तो हिंसा रुकेगी कैसे? उसको तो लग रहा है कि हाँ मैं दर्द में हूं तो मैं तो यही करूंगा। इतना ही नहीं, इसी साल फरवरी में ममता बनर्जी खुद मुसलमानों को उकसाने वाले बयान दे रही थी।
आप खुद सुनिए 2 महीने पहले ममता बनर्जी किस तरह से एक तरीके से मुसलमानों को भड़का रही थी। बीजेपी ने अब ममता का यह बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया। যে অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন, একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয় আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো? मुर्शिदाबाद में पीड़ित हिंदुओं ने इंसाफ का इंतजार करने के बजाय जान बचाकर भागना सही समझा, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी पहले दिन से उग्र भीड़ के सामने सरेंडर मोड में दिख रही हैं, उसे देखकर शायद उन्हें ममता सरकार से इंसाफ की उम्मीद बची नहीं। आप ममता बनर्जी का थोड़ी देर पहले का बयान देख लीजिए, वो हिंसक भीड़ के सामने प्लीज प्लीज कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और परमिशन के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन करने का हक सभी को है, लेकिन वह कोई भी हो, एबीसीडी बोल रही है भाई, नाम नहीं ले पा रही। आप लोग कृपया कानून को अपने हाथ में न लें, कृपया। कानून को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग उकसाएंगे लेकिन उनके जाल में ना फंसें। जो अपना दिमाग ठंडा रखेंगे जीत उन्हीं की होगी। मतलब यहां भी दोष कोई उकसाया होगा तभी ऐसा कर दिया भाई, नहीं तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, इतने मासूम हैं। ये है ममता बनर्जी का रवैया। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी कैसे एक तरफा मुसलमानों के साथ खड़ी दिख रही हैं और हिंदुओं की पूरी तरह अनदेखी कर रही हैं, उसकी चर्चा हर तरफ है। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी को मुसलमानों का दर्द तो तुरंत दिख जाता है, वो समझ जाती है कि मुस्लिम समुदाय दर्द में है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का दर्द उन्हें नहीं दिख रहा। इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही? ममता बनर्जी मुसलमानों को तो यह भरोसा देती है कि मुस्लिम और उनकी संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन यही भरोसा वो हिंदुओं को दे पा रही है क्या कि तुम्हारी संपत्ति कोई नहीं छुएगा, तुम अपने घर में रहो, कोई तुमको वहां से पलायन की जरूरत नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा में साफ साफ बंगाल पुलिस की नाकामी दिखती है, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस हिंसा का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रही। सोचिए, जब राज्य सरकार ही खुद दंगाइयों को क्लीन चिट देकर सारा दोष बीजेपी पर मढ़ने लग जाए और हिंसा को सियासी रंग देने लग जाए, तो फिर बंगाल के हिंदुओं के लिए इंसाफ की उम्मीद करना ही बेमानी। इसलिए जब मुर्शिदाबाद हिंसा पर कानून व्यवस्था का सवाल उठता है तो टीएमसी के नेता ऐसा बयान देते हैं कि कोई भी सिर पकड़े। टीएमसी प्रवक्ता को सुनिए जो कह रहे हैं कि बीएसएफ की ड्रेस में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं और अब माहौल को खराब कर रहे हैं। सुनिए जरा। जो बीएसएफ अभी यहाँ पर इन्फोर्स किया गया बीएसएफ को, बीएसएफ घूम रहा है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। बीएसएफ की ड्रेस में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं। अरे तो भाई, तो बीएसएफ के ड्रेस में आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, तुम्हारे पास खबर आ रहा है तो पकड़ो ना भाई उनको। पकड़ते क्यों नहीं हो? और जो हिंसा कर रहे हैं वो बीएसएफ की ड्रेस वाले नहीं कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं उसमें भी कह दो कि भाई मुसलमानों के बीच में जो है वहां जो भीड़ है वक्फ का विरोध करने वाली, उसमें भी आरएसएस के लोग घुस गए हैं, टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, और वही लोग विरोध कर रहे हैं, वही प्रदर्शन कर रहे हैं। कर दो वो भी आरएसएस को, खत्म करो ना मामला भाई, छोड़ो, सब आरएसएस पे डाल दो। आप सोचिए, मुर्शिदाबाद हिंसा पर पर्दा डालने के लिए टीएमसी के लोग किस लेवल का तर्क दे रहे हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने तो एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए दावा कर दिया कि बिहार से हिंदू युवा मुसलमानों के ड्रेस में बंगाल के मुर्शिदाबाद में आ गए। कौन इन्हें यहां लाया है? मतलब सब हो गया, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कर दिया गया, इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है, लेकिन इनकी पुलिस क्या कर रही है, ये क्यों नहीं रोक पा रहे? बंगाल में कहीं भी हिंसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ममता सरकार का फंडा क्लियर है, सब कुछ बीजेपी पे डाल दो, और कुछ ना मिले तो कह दो कि बाहर से आई भीड़ ने हिंसा फैलाई। चुनाव में भी हिंसा भड़की थी तो ममता बनर्जी यही कह रही थी कि गुजरात और यूपी से आए गुंडे इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी हर बार का यही रोना है कि बाहर से एलिमेंट्स आते हैं, हिंसा फैला देते हैं। अरे भाई, तो बाहर से लोग आके हिंसा फैलाते हैं तो आप रोक क्यों नहीं पाती हैं? मान भी लिया कि बाहर से भीड़ हिंसा फैलाने आई, तो आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा है? आप सोचिए, हिंसा उस मुर्शिदाबाद इलाके में हुई है जहां ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा टीएमसी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सांसद से लेकर सरपंच तक के पद पर टीएमसी का कब्जा है। मुर्शिदाबाद के सभी 3 सांसद टीएमसी के हैं। मुर्शिदाबाद इलाके में 22 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 20 टीएमसी के विधायक हैं। और जिस उत्तरी मुर्शिदाबाद इलाके में दंगे हुए और हिंदुओं पर हमले हुए, इस इलाके के सभी विधायक टीएमसी के हैं। सियासी तौर पर इतने पॉलिटिकली एक्टिव होने के बाद भी इस जिले में हिंसा भड़की, और टीएमसी की थ्योरी क्या है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग दंगा फैला रहे हैं। अरे भाई, तो आपका नेता, आपका सांसद, आपका विधायक सो रहा है क्या? वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बंगाल जलाने पर उतारू हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन पर एक्शन लेने के बजाय उनके सामने सरेंडर मोड में क्यों दिख रही हैं,
वो भी आपको बताता हूं। भाई टीएमसी को जो मुस्लिम वोट मिलता है, अगर आप उसको देखेंगे कि टीएमसी को जो मुस्लिम वोट मिलता है, ये मुस्लिम वोट आपको दिखा रहा हूं, ये सीएसडीएस का सर्वे है, इसका आंकड़ा बता रहा हूं। टीएमसी को कितना मुस्लिम वोट मिलता है बंगाल के अंदर? विधानसभा चुनाव में 2016 में 51% वोट मिला बॉस, सीधे 51%। और 2021 में सीधे 75% मुसलमानों का वोट किसको गया? टीएमसी को गया बॉस। लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे, लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में टीएमसी को मुस्लिम वोट 2019 में 70% मिला बॉस, 70%। और 2024 में यह बढ़कर 73% हो गया मुसलमानों का वोट। किसके लिए? टीएमसी के लिए। पब्लिक पूछ रही है कि क्या इसी वजह से ममता बनर्जी की सरकार जो है वो नाम लेके नहीं बोल पा रही कि कौन हिंसा कर रहा है? आप यह भी देखिए कि बंगाल में हिंसा पर किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। जिस बंगाल पुलिस पर हिंसा को रोकने की खुद जिम्मेदारी थी, वो खुद राजनीति करने में लगी। बंगाल बीजेपी ने बंगाल में हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था, इस पर टीएमसी के जवाब देने के बजाय बंगाल पुलिस पार्टी बन गई। बंगाल पुलिस ने दावा कर दिया कि बीजेपी ने हिंसा को लेकर जो तस्वीरें डाली हैं वो फेक हैं और यह हिंसा तो यूपी और बाकी राज्यों में फैलाई गई। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल में हिंसा की तस्वीरों को साझा करते हुए बंगाल पुलिस को घेरा और कहा कि टीएमसी की प्रवक्ता क्यों बनी हुई है? बंगाल में हिंसा हुई है, यह सच किसी से छिपा नहीं। कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय अगर बंगाल पुलिस अपनी एनर्जी सियासी सवाल जवाब देने में लगाएगी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन बंगाल पुलिस हो या टीएमसी के नेता, दोनों एक ही लाइन पकड़े हुए हैं। हिंसा पर जवाब देने के बजाय टीएमसी नेता मोदी, शाह, योगी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं, सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वक़्फ़ बिल और वो जो जबरदस्ती, जो भी देश में दंगा फसाद, कोई झमेला, सारा देश जोड़ के जो हुज्जती हो रहा है, पर कोई भी कुछ होगा, इसके लिए सबका जिम्मेदार है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी। भाई जो भीड़ आग लगा रही है, जो किसी को मार दे रही है, जब उसको पता है कि मेरा नेता खड़ा होकर आराम से बोलने वाला है कि भाई ये तो मोदी, शाह, योगी की वजह से हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो तो यही करेगी। बंगाल में हिंसा हो गई, हिंदू परिवारों को जान बचाकर दूसरे जिले में जाना पड़ा, बंगाल में पानी सिर के ऊपर चला गया, लेकिन मजाल है कि इंडी गठबंधन इस पर कुछ बोल दे। बंगाल हिंसा पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, लेफ्ट, केरल के सब खामोश। एक तरफ तो ये लोग बंगाल की हिंसा पर चुप्पी साधे हुए, दूसरी तरफ ये जरूर कह रहे हैं कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं और इसे लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगे। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने बयान दिया है कि कर्नाटक में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि झारखंड में वक्फ से जुड़ा स्टेट रूल ही लागू करे रहेगा, संसद में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो लागू नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो एक कदम आगे चले गए, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो 1 घंटे में नया वक्फ कानून खत्म कर देंगे। इसके जवाब में यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कैसा हमला बोला, जरा दोनों को सुनिए। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर। और ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। जहां जहां हमारी सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं, ये उन स्टेट के अंदर लागू नहीं होगा, चाहे जो कर लीजिए आपसे जो करना। इनके कुछ पुरखों ने 1 घंटे के अंदर फैसला लिया था और अल्लाह के नाम पर एक स्थान बनाया, उसका नाम पाकिस्तान, और गए देखिए क्या दशा उनकी है। अगर ऐसे ही रहे, इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है इनकी दशा SC/ST से खराब है। और 1 घंटे ऐसे लोगों को, बोलने वालों की तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता हैं कबीर खान, वो तो खुलकर मुसलमानों से हिंसा करने के लिए कह रहे हैं। कबीर खान मुसलमानों से कह रहे हैं कि हर गांव से 8-10 लोगों को मारना होगा, बस जलाना, ट्रेन जलाना, ये सब करना होगा, तभी वक्त बचेगा। सुनिए कांग्रेस नेता का भड़काऊ बयान। रास्ते पर उतरना जरूरी है। जो भी करना चाहते हैं तुम्हें,
जलाओ, मरो, जान की आहुति देना, हर गांव से 8-10 आदमी मरना, कैसा होना 150, वो हुआ तो सिर फुट के कामा करना, बस्सा जलाना, ट्रेना जलाना, गौ में है ना, मतलब ये बिल के खिलाफ, मतलब भरेज बस्सा जलाना कर को बोल रहा नहीं मैं, ठहरा कर को पूरा उतरे के बाद जलाओ, ट्रेना ठहरा करो, ट्रेना में से उतरो को जलाओ। सुन रहे हैं आप? वक्फ कानून पर कांग्रेस भी छाती पीट रही है, लेकिन आज जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो इन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। इसलिए आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि इतना ही मुसलमानों की फिक्र है तो मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए? सांसद के तौर पर मुसलमानों को दिल खोलकर टिकट क्यों नहीं देते हो? सुनिए पीएम ने क्या पूछा। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। एक तरफ वक्फ कानून पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं के त्योहारों को भी टारगेट करने की खबरें। एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि जब भी कोई हिंदू शोभा यात्रा या जुलूस किसी मुस्लिम इलाके से निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। खासकर जब जुलूस किसी मस्जिद के सामने से गुजरे तब उस पर हमले के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के गुना और झारखंड के हजारीबाग में यही हुआ, जहां हिंदू शोभा यात्रा और जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थर चल गए। हजारीबाग में नगर भ्रमण के दौरान हिंदुओं पर एक समुदाय के लोगों ने अटैक कर दिया। शनिवार को गुना में शोभा यात्रा जब कर्नलगंज में मदीना मस्जिद के पास पहुंची तो छतों से पत्थर बरसने शुरू हुए। इसके बाद बवाल मचा। बताया गया कि शोभा यात्रा में डीजे पर गाने बजाने को लेकर दूसरा समुदाय भड़क गया और उसने पथराव कर दिया। हजारीबाग के झुरझुरी इलाके में जब एक यज्ञ के खत्म होने के बाद नगर भ्रमण हो रहा था, इसी दौरान मस्जिद के पास हिंदुओं पर पथराव हो गया। इसके बाद बवाल बढ़ा और असामाजिक तत्वों ने कई जगह आग लगा दी। गुना और हजारीबाग दोनों ही जगह पथराव की लोकेशन किसी मस्जिद के नजदीक थी। इसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। देखिए, बात यह है कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। आप सुन रहे हैं बॉस दिग्विजय सिंह, किसका किसका दोष है? शोभा यात्रा जिसने निकाली उसका दोष है, डीजे क्यों लगाया इसका दोष है, शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से क्यों निकली उसका दोष है, शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकलने की परमिशन जिस प्रशासन ने दी उसका दोष। पत्थर चलाने वाले का कोई दोष नहीं है बॉस। अल्टीमेट लोग हैं बॉस, अल्टीमेट। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बयान में कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों साफ झलक रही। लेकिन गुना में हनुमान जयंती जुलूस में पथराव के बाद हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आज हिंदू संगठनों ने गुना के हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। इस दौरान पथराव की घटना वाले इलाके कर्नलगंज के पास पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? इस देश के नेता क्यों इस तरह से आग लगा रहे हैं? क्यों पत्थरबाजों को, क्यों आग लगाने वालों को उनका वोट बैंक समझकर जो है डिफेंड कर रहे हैं? इस देश को देखना हो। और जब तक ये नहीं रुकेगा, वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स नहीं रुकेगी, तब तक ये इस देश में होता रहेगा। पाठशाला में अगला चैप्टर, आतंकी तहव्वुर के बाद पीएम मोदी का वो फोन कॉल जिससे हाफिज और दाऊद के होश उड़े हैं। एक और गिरफ्तारी, एक और एक्शन। सब कहने लगे क्यों कि मोदी छोड़ने वाले नहीं है बॉस। अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लटकाने और भटकाने में विश्वास नहीं रखते, ये तो देश जान चुका है। लेकिन अब देश ये भी जानना और मान रहा है कि मोदी छोड़ने वालों में से भी नहीं। देश विरोधियों को निपटाने में उनका कोई जवाब नहीं बॉस।
सबका टाइम आएगा वाला हिसाब चल रहा है। अभी हाल ही में आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से खींच कर लाया गया। अब पीएम मोदी ने वो कर दिया है जिससे दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकियों के होश उड़ गए होंगे। दाऊद और हाफिज को भी लग रहा होगा कि अगला नंबर उनका तो नहीं है, और यह लगने की वजह है पीएम मोदी का वो फोन कॉल जिसने हड़कंप मचा दिया। उस फोन कॉल की कहानी क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वो खबर जान लीजिए जिसने मोदी विरोधियों से लेकर देश के दुश्मनों तक की नींद उड़ा दी। पंजाब नेशनल बैंक के लोन फ्रॉड के आरोप में भारत को 14,000 करोड़ रुपए की चपत लगाने वाले मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जिस समय एनआईए की टीम ने आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू की, उसी समय सीबीआई की तरफ से भेजी गई जानकारी के तहत बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को अरेस्ट कर लिया। आप खुद देखिए कि अमेरिका से लेकर बेल्जियम तक किस तरह पीएम मोदी एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गिरफ्तारी की प्लानिंग उसी समय हो गई थी जब पिछले महीने पीएम मोदी ने एक फोन कॉल किया था। उस फोन कॉल की पूरी कहानी और मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर का ट्रेलर देखिए। मेहुल चोकसी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के, 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे, बात में सरकार सीरियस लगती नहीं है। ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। गिरफ्तारी हुई है तो अभी तो ऐसे कितने लोग जो हैं वो बाकी है। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में पहले जो गरीब है, जो टैक्स पेयर्स है, जो ईमानदार है, उनके पैसे पहले वापस करने चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो मेहुल चोकसी के साथ करना है वो सरकार करे। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा। मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने की टाइमिंग बेहद सटीक रही, वरना यह बेल्जियम से भागने ही वाला था। आगे बढ़ने से पहले यह समझिए कि आखिर मेहुल चोकसी पुलिस के हत्थे आया कैसे। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को उस समय अरेस्ट किया जब वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था। मेहुल को कैंसर है और यह फर्जी डॉक्यूमेंट्स की मदद से बेल्जियम में रहने का आरोपी है। गिरफ्तार करने के बाद इसे बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में रखा गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से मेहुल चोकसी एंटीगुआ नाम के देश में छिपा हुआ था। इस दौरान सीबीआई और ईडी की नजर मेहुल चोकसी पर थी। पिछले साल इस बारे में पता चला कि मेहुल बेल्जियम में है और कैंसर का इलाज करवा रहा है। इसके बाद भारतीय एजेंसीज ने बेल्जियम पुलिस से संपर्क किया और मेहुल चोकसी के खिलाफ कोर्ट से जारी किए गए वारंट और डॉक्यूमेंट शेयर किए। मुंबई कोर्ट ने 2018 और 2021 में मेहुल चोकसी को लेकर 2 बार वारंट जारी किया है। इन्हीं वारंट के आधार पर अब 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। जिस समय मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया वो बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही बेल्जियम पुलिस ने उसे धर लिया। अब भारत ने बेल्जियम के साथ मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी मेहुल चोकसी को कब लाएंगे, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने के पहले 4 बार सोच लिया करो भाई, क्योंकि 10 दिशा में काम हो रहा होता है। तुमको नहीं पता कि कहां क्या काम चल रहा है। और अगर मेहुल चोकसी को छोड़ना होता तो सीबीआई ये इंफॉर्मेशन ही नहीं शेयर करती बेल्जियम में। मेहुल चोकसी को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमले करता रहा, लेकिन पीएम मोदी अंदर ही अंदर अपना काम करते रहे। आप देखिए कि पीएम मोदी के एक एक्शन के चलते ही आज मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो पाया और अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज पीएम मोदी की वजह से भगोड़े मेहुल चोकसी का क्या हाल हो गया। जरा आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी क्या से क्या हो गया है। एक तरफ इसकी 7 साल पुरानी तस्वीर है और दूसरी तरफ हाल के दिनों की तस्वीर है। एक देश से दूसरे देश भागते भागते इसका यह हाल हो गया है। इसका वजन आधा हो गया है और पुरानी वाली तस्वीर देखिएगा तो और बुरा हाल है भाई का। आप सोचिए क्या हालत हो गई है। लोग कहते हैं कि भागे दौड़ी से वजन कम होता है। नरेंद्र मोदी की इससे भागते भागते इसका भाई का सच में वजन कम हो गया। पुरानी वाली तस्वीर भी दिखाइए जरा। मेहुल चोकसी एक जमाने में अच्छा खासा चर्बी बढ़ाए बैठा था, सारी चर्बी उतर गई नरेंद्र मोदी के चक्कर में।
7 साल से यह बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि अब इसका भी टाइम आ गया है। मेहुल गिरफ्तारी के बाद कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चोकसी अपनी बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। मेहुल चोकसी कोर्ट में यह तर्क दे सकता है कि वो इलाज कराने के लिए बेल्जियम आया था और अपनी पत्नी के साथ यहां रह रहा था, लेकिन इसमें भी एक झोल है जिसकी वजह से मेहुल की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। दरअसल मेहुल चोकसी ने 15 नवंबर 2023 को बेल्जियम का एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था। यह उसकी पुरानी तस्वीर है। इसमें नागरिकता उसे मिल गई थी। यह नागरिकता मेहुल को उसकी पत्नी की मदद से मिली थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक बेल्जियन नागरिक बताई जा रही है। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि इस नागरिकता के लिए मेहुल ने फर्जी दस्तावेज सौंपे थे। उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छुपाकर गलत जानकारी दी थी ताकि उसे भारत न भेजा जा सके। 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही मेहुल ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। इसके बाद मेहुल मई 2021 में एंटीगुआ से पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था, लेकिन यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। उस समय सीबीआई की एक टीम मेहुल का प्रत्यर्पण कराने के लिए डोमिनिका पहुंची, लेकिन उसके पहले ही उसने अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर कोर्ट से एंटीगुआ जाने की परमिशन ले ली। यानी मेहुल चोकसी बार बार अपनी खराब सेहत का हवाला देकर भारत में आने से बचता रहा। लेकिन इस बार सारी प्लानिंग फेल हो सकती है, क्योंकि पीएम मोदी ने अलग लेवल की प्लानिंग सेट की है। अब यह बताता हूं कि पीएम मोदी के एक फोन कॉल ने किस तरह मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पक्की कर दी। दरअसल चोकसी को पकड़ने के लिए 2 लेवल पर प्लानिंग चल रही थी। एक तो सीबीआई ईडी ने बेल्जियम की एजेंसी से लगातार संपर्क कर रखा था, लेकिन दूसरी तरफ इसी बीच पीएम मोदी बेल्जियम के राजा से फोन पर बात कर रहे थे और इसी बातचीत के चलते मेहुल चोकसी का खेला हो गया। दरअसल 27 मार्च 2025 को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसमें पीएम मोदी ने लिखा था कि बेल्जियम के महामहिम किंग फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। 4 मार्च को किंग फिलिप की बहन राजकुमारी एस्ट्रिड भारत आई। उनके साथ बेल्जियम से 300 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ आया। इस यात्रा का मकसद भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना था। इसके बाद पीएम मोदी ने बेल्जियम के किंग से फोन पर बात की थी और कहा जा रहा है कि इसमें मेहुल चोकसी का मुद्दा उठा दिया था। इसी बातचीत के बाद चोकसी पर एक्शन हुआ का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पीएम मोदी की वो पोस्ट भी आपको दिखाता हूं, जिसके बाद यह तय हो गया कि मेहुल का काम तो लगना है। पीएम मोदी ने लिखा था कि बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से बात हुई, बहुत खुशी हुई। हाल ही में एचआरएच प्रिंसेस एस्ट्रिड के नेतृत्व में भारत में बेल्जियम आर्थिक मिशन की सराहना की गई। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार निवेश को बढ़ावा देने और सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पिछले कई साल से विपक्ष के नेता मेहुल चोकसी को लेकर पीएम मोदी पर निशाने साध रहे थे। राहुल गांधी तो कैसे कैसे ट्वीट करते थे। विपक्ष को ईडी सीबीआई मित्र को रिहाई, मोडानी मॉडल, मतलब पहले लूटो फिर बिन सजा के छूटो। जबकि आज मेहुल चोकसी पर शिकंजा कस रहा है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने मेहुल चोकसी पर क्या कहा, आपको सुनवाता हूं। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा, और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सफलता। बेल्जियम में मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन तहव्वुर राणा के बहाने लगातार मेहुल चोकसी पर हंगामा काटे हुए। सुनिए जरा इंडी गठबंधन के नेता कैसी कैसी बातें कर रहे थे। मेहुल चोकसी कब आएगी? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के। 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे बाहर, चाहे वो कोई भी हो, उनको ही लाना चाहिए यहाँ पर। तो उसमें सरकार सीरियस लगती नहीं है। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है। विपक्ष की यही दिक्कत है, वो बहुत जल्दी में रहता है नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने के मामले में। और आप देखिए कि जो हालत नरेंद्र मोदी सरकार में हो रखी है, इस देश को लूटने वालों की, इस देश को नुकसान पहुंचाने वालों की। आप तब और अब की तस्वीर देखिए मेहुल चोकसी की। पहले की तस्वीरों में भाई जो है दिख रहा अच्छा हट्टा कट्टा, बाद में हालत ये हो गई है कि ढंग से चला नहीं जा रहा, चेहरा जो है उतर गया है, चर्बी उतर गई है। ये इस सरकार से भागते भागते इसका हाल हो गया। बीमारियां घर कर गई, व्हील चेयर पे चलना पड़ रहा है। भाई तहव्वुर राणा से लेकर मेहुल चोकसी तक, नीरव मोदी वो कौन सा बचा हुआ है, उसके प्रत्यर्पण को लेकर भी लगातार मामला चल रहा है। और वहां
जो कोर्ट में मामला है उसमें भारत को बड़ी कामयाबी मिल रही है एक के बाद एक।